Hello everyone, welcome to NCERT series for NEET 2026. So today I will be starting Unit 10 of Ecology for class 12th. So please take your NCERT book so it will be more clear and साथ में आप zoom भी कर सकते हैं whenever required. So let's start. Chapter 11 Organisms and Populations. Populations start करते हैं. Our living world is fascinately diverse and amazingly complex. We can try to understand its complexity by investigating processes at various levels of biological organization, macromolecules, cells, tissues, organs. तो हम इसमें क्या लिखा हुआ है कि हमको पता है कि हमारा लिविंग सिस्टम में बहुत ही डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स हैं, अलग अलग वेरियस लेवल्स हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की, जैसे कि मैक्रोमोलिक्यूल्स, सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स. तो ये सारी चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स हैं और इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स, पॉपुलेशंस, कम्युनिटीज, इकोसिस्टम्स एंड बायोम सारी चीजें प्रेजेंट हैं हमारे इस डाइवर्स लिविंग वर्ल्ड में. ठीक है. एट एनी लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन वी कैन आस्क टू टाइप ऑफ क्वेश्चंस. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी हियर द बुलबुल सिंगिंग अर्ली मॉर्निंग इन द गार्डन, वी मे आस्क हाउ डज द बर्ड सिंग. सो क्या कर रहे हैं कि ये तो एक जनरल सा पैराग्राफ है, इसमें बस इस तरह से दिया हुआ है कि जैसे कि बर्ड्स हैं, ह्यूमन बींग्स है, सब आपस में इंटरेक्ट करते हैं, कुछ ना कुछ सबकी एक्टिविटीज होती हैं. जैसे कि बर्ड है वो सिंग करती है, तो व्हाई डज द बर्ड सिंग. द हाउ टाइप क्वेश्चन सीक द मैकेनिज्म बिहाइंड द प्रोसेस, वाइल द व्हाई टाइप क्वेश्चन सीक द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रोसेस. अब एक बर्ड सिंग करती है तो उसमें हाउ एंड वाई अगर आप पूछेंगे तो हाउ टाइप ऑफ क्वेश्चन, हाउ द बर्ड सिंग, तो उसमें थोड़ा एक मैकेनिज्म आ जाएगा. अगर वाई डज द बर्ड सिंग तो उसका सिग्निफिकेंस आ जाएगा कि क्यों वो सिंग करती है. ठीक है. फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन द आंसर माइट बी इन टर्म्स ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द वॉइस बॉक्स. वॉइस बॉक्स, हाउ डज द बर्ड सिंग, तो वो वॉइस बॉक्स से सिंग करती है. ठीक है. एंड द वाइब्रेटिंग बोन इन द बर्ड. बट सेकेंड क्वेश्चन क्या है, आंसर मिला है द बर्ड्स नीड टू कम्युनिकेट विद इट्स मेट ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन. वाई डज द बर्ड सिंग, क्योंकि वो तो आपस में इंटरेक्ट करते हैं सिंग करके अपने मेट के साथ ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन. ठीक है. तो ये एक ऑब्जर्वेशन है हाउ एंड वाई का. कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर कुछ भी एक्टिविटी कर रहा है. व्हेन यू ऑब्जर्व नेचर अराउंड यू विद अ साइंटिफिक फ्रेम ऑफ माइंड, यू विल सर्टेनली कम अप विद मेनी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस ऑफ बोथ टाइप्स. व्हाई आर नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स जनरली वाइट, कि नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स वाइट क्यों है, किसी भी फ्लावर का वाइट कलर वाइट क्यों है या रेड क्यों है. हाउ डज द बी नो विच फ्लावर हैज नेक्टर, कैसे पता किसी भी बी को कि यहाँ पे पॉलिनेशन करना है, यहाँ पे नेक्टर है. कैक्टस, वाई डज द कैक्टस हैव सो मेनी थॉर्न्स. हाउ डज द चिक्स प्योर्स रिकॉग्नाइज हर ओन मदर. अब कैक्टस में इतने थॉर्न्स क्यों. ये सब एक जनरल से एग्जाम्पल्स हैं कि अगर आप हाउ एंड वाई करेंगे तो उससे आपको पता चलेगा कि लोग कितना इंटरेक्ट करते हैं आपस में. ठीक है. You have already learnt in previous classes that ecology is a subject which studies the interactions among organisms and between the organism and its physical environment. तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. कभी कभी पूछ लेते हैं, इकोलॉजी पता भी होना चाहिए क्या है, इकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो, कि इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. आपस में इंटरेक्ट करते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, सब आपस में ही तो करते हैं ना इंटरेक्ट. और साथ में ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ भी, किसी भी फिजिकल एनवायरनमेंट, जैसे कि ए बायोटिक मतलब कि वाटर, लैंड, सॉइल, ये सब चीजों से भी तो हम इंटरेक्ट करते हैं ना, तो इसको बोलते हैं इकोलॉजी. ठीक है. इकोलॉजी इज बेसिकली कंसर्न विथ 4 लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनिजम्स, पॉपुलेशंस, कम्युनिटीज एंड बायोम्स. तो क्या बोल रहे हैं, 4 लेवल्स दिए हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं. 4 लेवल्स हैं इसकी इकोलॉजी के, ऑर्गेनिजम्स, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज एंड बायोम्स, ओ, पी, सी एंड बी. ये आपको ध्यान रखना है. पीसी भी तो आपको याद ही रहेगा, ऐसे याद रख लो. फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आप नीट में तैयारी कर रहे हैं ना. ठीक है. और ओ साथ में याद रख लो, ऐसे ध्यान रखिएगा. ओ, पी, सी, बी. बी इज बायोम्स. ठीक है. सी इज कम्युनिटीज, पी इज पॉपुलेशन, ओ इज ऑर्गेनिजम्स. इन दिस चैप्टर वी एक्सप्लोर इकोलॉजी एट पॉपुलेशन लेवल्स. इस चैप्टर में हम पॉपुलेशन लेवल पे इकोलॉजी को एक्सप्लोर करेंगे. ठीक है. तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद पॉपुलेशंस. पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स हम पहले पढ़ेंगे क्या क्या होते हैं. इन नेचर वी रेयरली फाइंड आइसोलेटेड सिंगल इंडिविजुअल्स ऑफ एनी स्पीशीज. मेजॉरिटी ऑफ देम लिव इन ग्रुप्स इन अ वेल डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया. ठीक है. क्या बोल रहे हैं कि कोई भी नेचर में हमने कोई भी सिंगल ऑर्गेनिज्म नहीं रह सकता. ठीक है. सब या तो ग्रुप में रह रहे हैं या किसी भी वेल डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया में रह रहे हैं. शेयर या और compete फॉर सिमिलर रिसोर्सेज. ठीक है.
शेयर कर रहे हैं, कंपटीशन चल रहा है, कोई भी अकेले नहीं रह सकता ना बिना इंटरेक्शन के, या आपस में ही सब रह रहे हैं साथ में। पोटेंशियली इंटरब्रीड एंड दस कंस्टिट्यूट अ पॉपुलेशन, तभी तो पॉपुलेशन बनेगा, सिंगल ऑर्गेनिज्म रह ही नहीं सकता अकेले, ठीक है, चाहे वो कहीं पे भी हो, लैंड हो, सॉयल हो। ऑल्दो द टर्म इंटरब्रीडिंग एम्प्लाइज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, a group of individuals resulting from even asexual reproduction is also generally considered a population for the purpose of ecological studies। तो क्या बोले, इंटरब्रीड करते हैं आपस में ऑर्गेनिजम्स, उसको तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। बट ये क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी कोई इंडिविजुअल्स अगर मिले हैं तो भी वो पॉपुलेशन का ही पार्ट माना जाएगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कैसे। ऑल द कॉर्मोरेंट्स इन अ वेटलैंड, कॉर्मोरेंट्स क्या होती हैं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है बर्ड्स विथ लॉन्ग नेक होती हैं, ठीक है, वेटलैंड्स में होती हैं बर्ड्स जिनकी लॉन्ग नेक होती है, कॉर्मोरेंट्स इन वेटलैंड। एग्जाम्पल्स दिए हैं, रैट्स इन एन अबैंडन्ड ड्वेलिंग, कहीं भी आप रैट्स देते हैं ना, घर बना लेते हैं रैट्स अपना कोई भी ऐसे पुराने से घर में। टीक वुड ट्रीज इन अ फॉरेस्ट ट्रैक्ट, बैक्टीरिया इन अ कल्चर प्लेट एंड लोटस प्लांट्स इन अ पॉन्ड आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ अ पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन में ये सारी चीजें आएंगी। बैक्टीरिया, अगर आप कल्चर आपने किया है कभी भी तो आपको पता है कि कल्चर में हम लोग करते हैं ना, अगर प्लेट में बैक्टीरिया चेक करते हैं, लोटस प्लांट्स पॉन्ड में, ठीक है, रैट्स, बर्ड्स, ये सारी चीजें पॉपुलेशन का ही पार्ट है। इन अर्लियर चैप्टर्स यू हैव लर्न दैट ऑल्दो एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज द वन हु दैट हैज टू कोप विद अ चेंज एनवायरमेंट, क्या इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को चेंज एनवायरमेंट के साथ अपना एडजस्ट करना पड़ता है ना, जैसे हम लोग भी तो करते हैं, विंटर्स में विंटर के हिसाब से, समर्स में समर के हिसाब से, ठीक है। इट इज एट द पॉपुलेशन लेवल दैट नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट्स टू इवॉल्व द डिजायर्ड ट्रेट्स, पॉपुलेशन लेवल पे ही नेचुरल सिलेक्शन इवॉल्व होता है। पॉपुलेशन इकोलॉजी इज देयरफॉर एन इम्पॉर्टेंट एरिया बिकॉज इट लिंक्स इकोलॉजी टू पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। तो पॉपुलेशन नेचुरल सिलेक्शन पहले समझते हैं क्या होता है। नेचुरल सिलेक्शन अगर आपने चैप्टर इवोल्यूशन पढ़ा है, इसे 12th क्लास में दिया है, तो आपको थोड़ा सा समझ ली, मैं बता देती हूँ। एबिलिटी टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इन अ गिवन एनवायरमेंट, नेचुरल सिलेक्शन मतलब कि आपकी एबिलिटी टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इन अ गिवन एनवायरमेंट। जैसे कि एग्जाम्पल जिराफ, अब जिराफ की लॉन्ग नेक है तो वो टॉल ट्रीज की लीव्स को खा सकता है ना, तो वही वाले ट्रेड्स उसके ऑफस्प्रिंग्स में भी पास होंगे। बस एक सिंपल सा ये समझ सकते हैं हम नेचुरल सिलेक्शन के लिए, ठीक है। तो पॉपुलेशन लेवल, इट इज एट द पॉपुलेशन लेवल दैट नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट्स टू इवॉल्व द डिजायर्ड रेट्स, मतलब कि एक पॉपुलेशन में जो ऑर्गेनिजम्स अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं कॉम्पीट करके और रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, जो थोड़े से डोमिनेंट हैं और अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं गिवन एनवायरमेंटल कंडीशंस में, तो वो ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है। पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या होता है, वो क्या होता है, इकोलॉजी टू पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, लिंक होता है दोनों के बीच में, पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, और इकोलॉजी को पॉपुलेशन इकोलॉजी बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख सकते हैं। पॉपुलेशन इकोलॉजी 4-5 स्टेटमेंट दे देगा, बोलेगा कौन सा करेक्ट है। तो क्या है, बिकॉज इट लिंक्स इकोलॉजी टू पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। अ पॉपुलेशन हैज सर्टेन एट्रीब्यूट्स वेयर एज एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म डज नॉट। पॉपुलेशन में थोड़े कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, कुछ फीचर्स होते हैं, देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। एन इंडिविजुअल में हैव बर्थ्स एंड डेथ्स बट अ पॉपुलेशन हैज बर्थ रेट्स एंड डेथ रेट्स। अब इंडिविजुअल को तो हम लोग ऐसे देखते हैं, बर्थ एंड डेथ के हिसाब से देखते हैं ना, कोई भी अगर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है। बट अगर पॉपुलेशन है, बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं किसी भी एक गिवन एरिया में, या एनिमल्स हैं या कुछ भी बर्ड्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, तो उनका हम लोग बर्थ रेट एंड डेथ रेट निकालते हैं, ठीक है। इन अ पॉपुलेशन दीज रेट्स रेफर टू पर कैपिटा बर्थ एंड डेथ्स। तो इन रेट्स को बोलते हैं पॉपुलेशन में पर कैपिटा बर्थ एंड डेथ। पर कैपिटा का क्या मतलब होता है, मतलब कि पर पर्सन, मतलब कि एवरेज नंबर ऑफ बर्थ्स पर पर्सन इन अ पॉपुलेशन इन अ गिवन टाइम पीरियड। किसी भी टाइम पीरियड में ए पॉपुलेशन में अगर एवरेज नंबर ऑफ बर्थ्स पर पर्सन हमको देखना है, पर पर्सन, पर कैपिटा मतलब एग्जैक्टली पर पर्सन, ठीक है, किसी भी एरिया में, किसी भी पॉपुलेशन में। तो हम लोग ऐसे देखते हैं, द रेट्स हैंस एक्सप्रेस्ड आर चेंज इन नंबर्स इंक्रीज और डिक्रीज विद रिस्पेक्ट टू मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। वो जब कैलकुलेट करेंगे तो पता चलेगा या तो कम होगा या ज्यादा होगा, बर्थ रेट या डेथ रेट। हियर इज एन एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल देखिए कैसे निकालते हैं बर्थ रेट या डेथ रेट, इसको समझते हैं। इफ इन अ पॉन्ड देयर वर 20 लोटस प्लांट्स लास्ट ईयर एंड थ्रू रिप्रोडक्शन 8 न्यू प्लांट्स आर एडेड, ठीक है। एक पॉन्ड है, उसमें 20 लोटस प्लांट्स थे लास्ट ईयर,
बट रिप्रोडक्शन के बाद 8 नए प्लांट्स आए, ठीक है, टेकिंग द करंट पॉपुलेशन टू 28, ठीक है, 20 + 8 कितना हो गया, 28 हो गया। वी कैलकुलेट द बर्थ रेट एज, बर्थ रेट कैसे निकालेंगे, कितने नए प्लांट्स आए, 8/20, पहले कितने थे, तो 0.4, 8/20 करेंगे, ठीक है, और तो 0.4 ऑफ स्प्रिंग पर लोटस पर ईयर, इस तरह से निकालेंगे, ठीक है। इफ 4 इंडिविजुअल्स इन अ लेबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ 40 फ्रूट फ्लाइज डाइड ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल से अ वीक, क्या बोल रहे हैं, 4 इंडिविजुअल्स लेबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ 40 फ्रूट फ्लाइज थे और 4 इंडिविजुअल्स उसमें से डेड हो गई। द डेथ रेट इन द पॉपुलेशन ड्यूरिंग दैट पीरियड क्या हो जाएगा, 4/40, कितने डेथ हुई, 4 और 40, 0.1 हो जाएगा इंडिविजुअल्स पर फ्रूट फ्लाई पर वीक, ठीक है। तो इनिशियल मीन्स जो ऐड हुआ लास्ट में, ऐड या कम हुआ जो भी, उस अपॉन इनिशियल जो था वो हो जाएगा बर्थ रेट या डेथ रेट, ठीक है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एट्रीब्यूट क्या है, is the sex ratio. An individual is either a male or a female, but a population has a sex ratio. अब हम कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी इंडिविजुअल है, अगर ह्यूमन बींग्स हैं या एनिमल्स है, तो हम लोग मेल या फीमेल बस ऐसे चेक कर लेते हैं। तो बट एक पॉपुलेशन है, हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेक्स रेशियो के नाम से। जैसे कि किसी भी पॉपुलेशन में 60% ऑफ द पॉपुलेशन आर फीमेल्स एंड 40% आर मेल्स, तो हम लोग परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करते हैं किसी भी पॉपुलेशन में कितने फीमेल्स और कितने मेल्स, ठीक है। अब क्या नेक्स्ट एट्रीब्यूट क्या है, अ पॉपुलेशन एट एनी गिवन टाइम इज कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट एजेस, ठीक है। कोई भी पॉपुलेशन है तो उसमें अलग अलग एज के लोग होते हैं। अब हम ही लोग हैं, किसी भी एरिया में आप रह रहे हो, आपके फैमिली में या पूरे सोसाइटी में, आपके एरिया में अलग अलग एज के ही लोग होते हैं ना। If the age distribution percent individuals of a given age or age groups is plotted for the population, द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एज पिरामिड। एज पिरामिड क्या होता है कि अगर एज डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ अगर बनाते हैं, एज डिस्ट्रीब्यूशन कहता है परसेंटेज इंडिविजुअल्स ऑफ ए गिवन एज और एज ग्रुप पॉपुलेशन के लिए अगर हम करते हैं तो उसको बोलते हैं एज पिरामिड, ठीक है। फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन द एज पिरामिड जनरली शो एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन अ डायग्राम। द शेप ऑफ द पिरामिड रिफ्लेक्ट्स द ग्रोथ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन। अगर हम ह्यूमन बींग्स के लिए देखते हैं तो एज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व दिया हुआ है, यहाँ पे 3 ग्राफ्स दिए हैं, वो भी बताते हैं क्या है। तो शेप ऑफ द पिरामिड 3 टाइप के दिए हुए हैं। द शेप ऑफ द पिरामिड रिफ्लेक्ट्स द ग्रोथ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन। शेप डिफाइन करेगा कि किस तरह का ग्रोथ हो रहा है, वेदर इट इज ग्रोइंग, स्टेबल और डिक्लाइनिंग। सो ये हो गया एज पिरामिड्स, ठीक है। ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए एज पिरामिड ग्रोथ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन, जैसे कि वो ग्रो कर रहा है या स्टेबल है या डिक्लाइन कर रहा है। तो 3 तरह के हम लोग देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एज पिरामिड्स फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन। क्या है, सबसे पहला है एक्सपैंडिंग, स्टेबल एंड डिक्लाइनिंग, ठीक है। इनको समझते हैं। एक्सपैंडिंग में देखिए नीचे जो ऑरेंज वाला है इसको बोलते हैं प्री रिप्रोडक्टिव, फिर ब्लू वाला है रिप्रोडक्टिव एंड पिंक वाला है पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन में आप देखेंगे प्री रिप्रोडक्टिव में कौन आएंगे, जैसे कि किड्स, बच्चे। रिप्रोडक्टिव में कौन आएगा, यंग लोग आएंगे, ठीक है। पोस्ट रिप्रोडक्टिव में एडल्ट्स आएंगे, ठीक है। तो एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन में क्या हुआ, बच्चे बहुत ज्यादा हैं, फिर धीरे धीरे कम हो रही है ना पॉपुलेशन, ब्लू वाले रिप्रोडक्टिव वाले यंग लोग कम हो रहे हैं, फिर धीरे धीरे एडल्ट्स कम हो रहे हैं। तो ये इस तरह का ग्राफ बन रहा है एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन, ठीक है। अब ऐसे स्टेबल या एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन कहाँ पे होता है, जैसे इंडिया में धीरे धीरे क्या बच्चे बहुत ज्यादा हैं, फिर यंग लोग ज्यादा हैं और एडल्ट्स धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो डेवलपिंग कंट्रीज में इंडिया, ये सब एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन हो जाएगा। स्टेबल पॉपुलेशन में क्या होता है, बेल शेप्ड कर्व है, स्टेबल में सब थोड़ा स्टेबल ही है, तो ये डेवलप्ड कंट्रीज में आता है। सॉरी, किड्स और देख सकते हैं किड्स और यंग लोग ऑलमोस्ट सेम, ये थोड़ा सा धीरे धीरे कम हुआ है, बट ये स्टेबल टाइप का पॉपुलेशन है, तो ये डेवलप्ड कंट्रीज में आएगा। यूएस और कनाडा एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे बेल शेप्ड कर्व टाइप दिख रहा है ना थोड़ा। डिक्लाइनिंग में क्या है, अर्न शेप्ड कर्व, ठीक है। अर्न मीन्स मटका। डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन कहाँ पे होगा, जैसे कि बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में या जापान में डिक्लाइन हो रहा है, बच्चे ही नहीं है तो धीरे धीरे सब कम ही होगा ना, बच्चे कम है, यंग लोग थोड़े से बड़े, फिर धीरे धीरे कम हो रहे हैं एडल्ट्स। तो इस तरह से ये डिक्लाइन हो रही है पॉपुलेशन आपकी, ठीक है। तो इस तरह से 3 तरह के ग्रो कर रही है, स्टेबल है या डिक्लाइनिंग है, तो इसको बोलते हैं एज पिरामिड, ठीक है। एज पिरामिड ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। एज पिरामिड है ये किसका, ह्यूमन पॉपुलेशन का। अब देखते हैं साइज।
The size of the population tells us a lot about its status in the habitat. Whatever ecological processes we wish to investigate in a population, be it the outcome of competition with another species, the impact of a predator, or the effect of a pesticide application, we always evaluate them in terms of any change in the population size. ये क्या बोला? अब नेक्स्ट एट्रीब्यूट हो गया साइज. हमने क्या क्या एट्रीब्यूट्स पढ़ लिए? सबसे पहले हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? बर्थ रेट, डेथ रेट से स्टार्ट किया था. फिर आया सेक्स रेशियो, ठीक है, मेल एंड फीमेल का. फिर हमने आया एज पिरामिड. अब हम कर रहे हैं साइज में. तो हम साइज के बारे में कैसे जानते हैं ये देखते हैं. कैसे इवेल्युएट करते हैं पॉपुलेशन साइज, कि हमको कुछ भी अगर इम्पैक्ट पता लगाना है, कंपटीशन पता लगाना दूसरे स्पीशीज का, या प्रेडेटर और प्रे का इफेक्ट करना है, पेस्टिसाइड एप्लीकेशन, तो हम लोग साइज या चेंजिंग पॉपुलेशन साइज से ही पता लगाते हैं. ठीक है, अब देखिए कैसे पता लगाते हैं. द साइज इन नेचर कुड बी एज लो एज 10. ठीक है, 10 से कम भी हो सकता है किसी भी पॉपुलेशन में, जैसे कि साइबेरियन क्रेन्स एट भरतपुर वेटलैंड्स इन एनी ईयर, और गो इनटू मिलियंस. कुछ भी हो सकता है साइज ना किसी भी ऑर्गेनिज्म का. साइबेरियन क्रेन्स का है लेस देन 10 भरतपुर वेटलैंड्स में, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है. और क्लामाइडोमोनास इन अ पॉन्ड, इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो वो उसका मिलियंस में हो सकता है. ठीक है, पॉपुलेशन साइज टेक्निकली कॉल्ड एज पॉपुलेशन डेंसिटी. इसको बोल सकते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी. डिजाइनेटेड एज एन, इसको बोलते हैं एन से डिनोट करते हैं. नीड नॉट नेसेसरीली बी मेजर्ड इन नंबर्स ओनली. जरूरी नहीं है कि आप पॉपुलेशन किसी भी एरिया का सिर्फ नंबर काउंट करने पॉसिबल नहीं है ना, तो उसको डेंसिटी से करते हैं, मेजर्ड एज पॉपुलेशन डेंसिटी. इट इज इन सम केसेस आइदर मीनिंगलेस और डिफिकल्ट टू डिटरमाइन. ठीक है, डिफिकल्ट होता है ना, काउंट तो नहीं कर सकते ना. इतने सारे फिशेज हैं फॉर एग्जाम्पल पॉन्ड में, या एल्गी है इतने सारे क्लामाइडोमोनास पॉन्ड में, तो काउंट तो पॉसिबल नहीं है. तो डेंसिटी के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करते हैं. इन एन एरिया इफ देर आर 200 कैरेट ग्रास पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस प्लांट्स. क्या होता है कैरेट ग्रास? पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस 200 प्लांट्स. ठीक है, बट ओनली अ सिंगल ह्यूज बनियान ट्री विद अ लार्ज कैनोपी. बनियान ट्री तो बहुत ह्यूज होता है. तो ठीक है, स्टेटिंग दैट द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ बनियान ट्री इज लो रिलेटेड टू दैट ऑफ कैरेट ग्रास अमाउंट्स टू अंडरस्टिमेटिंग द एनॉर्मस रोल ऑफ द बनियान ट्री इन द कम्युनिटी. ये क्या बोल रहे हैं कि अगर 200 कैरेट ग्रास हैं किसी भी एरिया में, किसी भी एरिया में कैरेट ग्रास है, और बट एक ही बनियान ट्री है, बहुत बड़ा होता है बनियान ट्री, तो ये नहीं बोल सकते हैं कि बनियान ट्री का कम है पॉपुलेशन एज कम्पेयर टू कैरेट ग्रास. ठीक है, बनियान ट्री इतना ह्यूज है, वो खुद एक रोल प्ले कर रहा है बायोमास बढ़ाने में, फोटोसिंथेसिस कर रहा है. तो ये बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेटिंग द एनॉर्मस रोल ऑफ बनियान ट्री इन दैट कम्युनिटी. ठीक है, तो इस केसेस में, इन सच केसेस में क्या करते हैं, द परसेंट कवर और बायोमास इज अ मोर मीनिंगफुल मेजर ऑफ द पॉपुलेशन साइज. परसेंटेज कवर या बायोमास, ये सब चीजें भी मेजर करी जाती हैं. इस तरह से ज्यादा मेजर किया, खाली नंबर पे ही फोकस नहीं करना है. ठीक है, टोटल नंबर इज अगेन नॉट एन इजिली अडॉप्टेबल मेजर इफ द पॉपुलेशन इज ह्यूज एंड काउंटिंग इज इम्पॉसिबल और वेरी टाइम कंज्यूमिंग. ठीक है, टोटल नंबर इज नॉट अडॉप्टेबल मेजर, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग लगेगा. पॉपुलेशन अगर ज्यादा है, कहीं पे हमको पता लगाना है, तो हम लोग नहीं कर सकते. इफ यू हैव अ डेंस लेबोरेटरी कल्चर ऑफ बैक्टीरिया इन अ पेट्री डिश, व्हाट इज द बेस्ट मेजर टू रिपोर्ट इट्स डेंसिटी. अगर आपके पास कल्चर ऑफ बैक्टीरिया है पेट्री डिश में, तो आप कैसे चेक करेंगे कि कितने बैक्टीरिया, काउंट तो कर नहीं सकते, तो डेंसिटी से ही हम पता लगाते हैं. ठीक है, sometimes for certain ecological investigations there is no need to know the absolute population densities. Relative densities serve the purpose equally well. एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब कि काउंटिंग नहीं कर सकते हैं पेट्री डिश में ना, तो आप थोड़ा सा रिलेटिव डेंसिटी देख सकते हैं कि कितने एरिया में कितनी बैक्टीरिया हैं, तो उस हिसाब से पूरी पेट्री डिश में कितनी बैक्टीरिया होंगी. ठीक है, फॉर इंस्टेंस द नंबर ऑफ फिश कॉट पर ट्रैप इज गुड इनफ मेजर ऑफ इट्स टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी इन द लेक. अब क्या बोले हैं, कोई लेक में फिशेज हैं, तो काउंट करने थोड़ी बैठ जाएंगे कि काउंट करेंगे एक एक फिश. पर ट्रैप के हिसाब से चलेंगे कि एक बार अगर वो जो फिशरमैन होते हैं वो ट्रैप करते हैं ना फिशेस को, तो एक ट्रैप में मान लीजिए 10-15 फिशेज आ गई, तो 100 ट्रैप में कितनी आएंगी, या 150 ट्रैप में कितनी आएंगी, तो उस हिसाब से रिलेटिव टाइप का निकाल लेते हैं. रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी इसको बोलते हैं. ठीक है, वी आर मोस्टली ऑब्लाइज्ड टू एस्टिमेट पॉपुलेशन साइजेस इनडायरेक्टली विदाउट एक्चुअली काउंटिंग देम और सीइंग देम. The tiger census in our national parks and tiger reserves is often based on pug marks and fecal pellets. अब कोई भी नेशनल पार्क में वाइल्ड एनिमल्स का काउंटिंग करते होंगे, तो एक एक टाइगर और लायन को काउंट थोड़ी करते होंगे जाके. पग मार्क्स देखते हैं, उनके पैरों के निशान या फीकल पैलेट्स के अकॉर्डिंग वो लोग रिलेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं कि इतने पग मार्क्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग नंबर्स को
फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। सो विद दिस वी आर डन विद द पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। अब आते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ पे। पॉपुलेशन ग्रोथ पढ़ते हैं। द साइज ऑफ ए पॉपुलेशन फॉर एनी स्पीशीज इज नॉट अ स्टैटिक पैरामीटर, ठीक है। साइज ऑफ द पॉपुलेशन कोई फिक्स तो होता नहीं, चेंज होता रहता है। इट कीप्स चेंजिंग विद टाइम डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर्स इंक्लूडिंग फूड अवेलेबिलिटी, प्रेडेशन, प्रेशर एंड एडवर्स वेदर, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि फूड अवेलेबिलिटी या प्रेडेशन या वेदर के हिसाब से पॉपुलेशन किसी भी ऑर्गेनिज्म की चेंज होती रहती है किसी भी एरिया में, ठीक है। इन फैक्ट इट इज दीज चेंजेस इन पॉपुलेशन डेंसिटी दैट गिव अस सम आइडिया ऑफ व्हाट इज हैपनिंग टू द पॉपुलेशन। क्या बोल रहे हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी से हमको पता चल जाता है कि क्या हो रहा है, या तो फिर वो फ्लरिशिंग हो रही है या डिक्लाइन हो रही है, तो ऐड हो रही है या कम हो रही है, ठीक है। इससे पता चल जाता है हमको क्या हो रहा है। Whatever might be the ultimate reason, the density of a population in a given habitat during a given period fluctuates due to changes in 4 basic processes. कोई भी रीजन डेंसिटी क्या रीजंस हैं, डेंसिटी किसी भी पॉपुलेशन की चेंज हो रही है किसी भी हैबिटेट में, तो उसके 4 बेसिक रीजंस हैं। 2 of which natality and immigration contribute to an increase in population density। तो आपको ये 4 याद रखना है, natality, mortality, immigration और emigration, ठीक है। तो नेटैलिटी एंड इमिग्रेशन इंक्रीज करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी को, एंड मोर्टेलिटी एंड एमिग्रेशन डिक्रीज करते हैं किसी भी एरिया में पॉपुलेशन डेंसिटी को। सो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, एंड ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं नेटैलिटी क्या होता है। रिफर्स टू द नंबर ऑफ बर्ड्स ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड इन द पॉपुलेशन दैट आर एडेड टू द इनिशियल डेंसिटी। नेटैलिटी में कितने बर्ड्स हुए उससे ऐड हो जाएगा ना, पॉपुलेशन बढ़ेगा किसी भी एरिया में तो वो जगह नेटैलिटी। मोर्टेलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ डेथ्स इन अ पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। मोर्टेलिटी मीन्स होता है डेथ एंड नेटैलिटी मीन्स होता है बर्थ। और इमिग्रेशन क्या होता है, इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज दैट हैव टू कम इनटू द हैबिटेट फ्रॉम एल्सवेयर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड अंडर कंसिडरेशन। क्या बोल रहे हैं, इमिग्रेशन क्या होता है कि कोई भी एरिया में बाहर से कोई इंडिविजुअल्स आए, ऑर्गेनिजम्स आए, ठीक है, हैबिटेट में आए, तो उसको बोलते हैं इमिग्रेशन। इससे भी पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ जाती है। किससे बढ़ती है पॉपुलेशन डेंसिटी, नेटैलिटी और इमिग्रेशन से, ठीक है। और मोर्टेलिटी से कम होती है, मोर्टेलिटी और इमिग्रेशन से कम होती है। इमिग्रेशन मीन्स आना, अंदर आना, ठीक है। इमिग्रेशन मीन्स जाना, एग्जिट। is the number of individuals of the population who left the habitat and gone elsewhere during the time period under consideration। किसी भी पॉपुलेशन से कुछ भी इंडिविजुअल्स चले जाएं, एनिमल्स चले जाएं, ठीक है, तो वो लेफ्ट कर दिया हैबिटेट को, उसको बोलते हैं एमिग्रेशन। तो चलिए डायग्राम देखते हैं। ये है पॉपुलेशन डेंसिटी, इसको एन से डिनोट करते हैं। तो पहले पॉजिटिव वाली चीजें देखते हैं। नेटैलिटी बी पॉजिटिव हो रहा है, इससे पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी। इमिग्रेशन इसमें भी पॉजिटिव हो रहा है, इससे बढ़ेगी, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी से लोग डेथ हो गई तो मोर्टेलिटी हो जाएगी, कम हो जाएगी पॉपुलेशन। और एमिग्रेशन मीन्स पॉपुलेशन डेंसिटी, लोग चले गए किसी भी एरिया से, ठीक है, तो एमिग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। सो इफ एन इज द पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी देन इट्स डेंसिटी एट टाइम टी प्लस 1 इज। तो क्या होगा ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर एन पॉपुलेशन है टाइम टी पे तो डेंसिटी एट टाइम टी क्या होगा, एन टी प्लस 1 इज इक्वल टू एन टी प्लस बी प्लस आई माइनस डी प्लस ई, ठीक है। तो बी और आई क्या है, नेटैलिटी और इमिग्रेशन। नेटैलिटी और इमिग्रेशन को ऐड करके फिर माइनस करना है इन दोनों को ऐड करके, डी और ई मीन्स मोर्टेलिटी और इमिग्रेशन, ठीक है। तब आपका टाइम टी प्लस 1 पे अगर आपको डेंसिटी दिया है, इस टाइप के न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो आपको यह फॉर्मूला ध्यान रखना है, एन टी प्लस 1 इज इक्वल टू एन टी प्लस बी प्लस आई माइनस डी प्लस ई, ठीक है। यू कैन सी फ्रॉम द अबव इक्वेशन दैट पॉपुलेशन डेंसिटी विल इंक्रीज द नंबर ऑफ बर्ड्स प्लस द नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स इज मोर देन द नंबर ऑफ डेथ्स प्लस द नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स, ठीक है। हमको पता है कि किसी भी एरिया में अगर बर्थ और इमिग्रेंट्स ज्यादा होंगे और डेथ और इमिग्रेंट्स कम होंगे तो ऑब्वियस सी बात है ना, ज्यादा ही बढ़ेगा ना पॉपुलेशन। मीन्स की बर्थ प्लस इमिग्रेंट्स इज ग्रेटर देन डी प्लस ई। डी मीन्स डेथ्स और एमिग्रेंट्स, ई है ना। तो क्या होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी, इसकी वजह से पॉपुलेशन साइज बढ़ेगा। अंडर नॉर्मल कंडीशन बर्थ एंड डेथ आर द 2 important factors influencing population density. The other 2 factors assuming importance only under special conditions। वैसे जनरली क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में बर्थ एंड डेथ ही होता है, ठीक है, जो पॉपुलेशन डेंसिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। बट कुछ कंडीशंस में कभी वेदर कंडीशंस हो गए या कुछ हो गया तब इमिग्रेशन एमिग्रेशन ज्यादा काम आता है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस स्पेशल कंडीशंस क्या होती हैं, फॉर इंस्टेंस इफ अ न्यू हैबिटेट इज जस्ट बीइंग कोलोनाइज्ड।
अगर कोई एरिया में नया ही कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, कुछ लोग आने लग गए अचानक से, तो इमिग्रेशन में कंट्रीब्यूट मोर सिग्निफिकेंटली टू पॉपुलेशन ग्रोथ देन द बर्थ रेट। एकदम से बहुत सारे लोग आ गए तो ऑब्वियस सी बात है बर्थ रेट से तो ज्यादा ही इफेक्ट आ जाएगा ना इमिग्रेशन का। ठीक है, तो ये इमिग्रेशन और एमिग्रेशन ये स्पेशल कंडीशंस में ही होता है, ज्यादा रोल प्ले करता है। ठीक है, बर्थ रेट से ज्यादा हो जाएगा इमिग्रेशन का इफेक्ट। नाउ ग्रोथ मॉडल्स। ग्रोथ मॉडल से स्टार्ट करते हैं। हमको 2 ग्रोथ मॉडल पढ़ने हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल एंड है लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझेंगे क्या होता है। सबसे पहले क्या है, डज द ग्रोथ ऑफ ए पॉपुलेशन विद टाइम शो एनी स्पेसिफिक एंड प्रेडिक्टेबल पैटर्न। We have been concerned about unbridled human population growth and problems created by it in our country, and it is therefore natural for us to be curious if different animal populations in nature behave the same way or show some restraints on growth। ये क्या बोल रहे हैं कि इंडिया में वैसे इतनी पॉपुलेशन ज्यादा है तो थोड़े क्यूरियस हो रहे हैं कि अगर इस तरह से एनिमल पॉपुलेशंस भी अगर इस तरह से ग्रोथ दिखाएं पॉपुलेशन में तो क्या होएगा। वी कैन लर्न अ लेसन और 2 फ्रॉम नेचर और हाउ टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, तो हम लोग 2 एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है और लॉजिस्टिक ग्रोथ है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में अनलिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल है। ठीक है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल। ये वाला ग्राफ भी ध्यान देना है, जो रेड वाला ग्राफ है, रेड वाला, यहाँ पे दिया पॉपुलेशन डेंसिटी और यहाँ पे दिया है टाइम टी। ठीक है, थोड़ा इसको समझेंगे। रेड वाला जो ग्राफ है ये है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का, तो अभी इस पे फोकस करेंगे। ये है जे शेप्ड कर्व, ये वाला। ठीक है, चलिए देखते हैं। रिसोर्स, फूड एंड स्पेस अवेलेबिलिटी इज ऑब्वियसली एसेंशियल फॉर द अनइम्पेडेड ग्रोथ ऑफ ए पॉपुलेशन। ठीक है, जरूरी होते हैं रिसोर्सेज, हमको फूड एंड स्पेस सबको चाहिए होता है ग्रोथ करने के लिए किसी भी पॉपुलेशन में। Ideally, when resources in the habitat are unlimited, each species has the ability to realize fully its innate potential to grow in number। ठीक है, किसी भी हैबिटेट में अगर बहुत ज्यादा रिसोर्सेज मिल रहे हैं, खाना पीना मिल रहा है, उनको जगह मिल रही बढ़िया से, तो वो अनलिमिटेड ग्रो करेंगे। रिसोर्सेज ही जब बहुत ज्यादा है तो आराम से वो ग्रो करेंगे जितना उनका पोटेंशियल है। ठीक है, एज डार्विन ऑब्जर्व वाइल डेवलपिंग हिज थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, then the population grows in an exponential और geometric fashion। ठीक है, अगर बहुत सारे रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं, सब कुछ ऐसे खाना पीना सब मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, वाटर, फूड, स्पेस, जो भी चीजें होती हैं रिसोर्सेज, तो उनके बढ़िया से ग्रोथ होगी और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी। ठीक है, एक्सपोनेंशियल मतलब कि अच्छे से प्रॉपर ग्रोथ होगी, ज्योमेट्रिक ग्रोथ, ज्योमेट्रिक फैशन। इफ इन अ पॉपुलेशन, ये देखिए रेड वाला डायग्राम भी देख सकते हैं, ये देखिए आराम से ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, फिर एक फेज तो आएगा ना, कभी तो रुकेगा ना जब रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। ठीक है, देखते हैं क्या है। इफ इन अ पॉपुलेशन ऑफ साइज एन, द बर्थ रेट्स नॉट टोटल नंबर बट पर कैपिटा बर्थ्स। ठीक है, बर्थ रेट मतलब पर कैपिटा बर्थ, पॉपुलेशन साइज है एन, आर रिप्रेजेंटेड एज बी एंड डी। बी एंड डेथ रेट्स अगेन पर कैपिटा डेथ रेट एज डी, देन द इंक्रीज और डिक्रीज इन एन ड्यूरिंग ए यूनिट टाइम पीरियड टी, डी एन बाई डी टी विल बी। तो ये आपको थोड़ा फॉर्मूला ध्यान रखना है। डी एन बाई डी टी क्या होता है, बी माइनस डी इंटू एन। बर्थ रेट होता है बी और डेथ रेट होता है डी, और एन होता है पॉपुलेशन डेंसिटी या पॉपुलेशन साइज। ठीक है, एन है तो हम लोग इसको निकालेंगे। अगर बी माइनस डी को हम लोग आर ले लें, आर मान लें इसको, तो क्या हो जाएगा, डी एन बाई टी टी इज इक्वल्स टू आर एन। यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए फिर से देखते हैं। डी एन बाई डी टी इज इक्वल्स टू बी माइनस डी बाई एन। अगर बी बाई डी इज आर, देन डी एन बाई डी टी इज इक्वल्स टू आर एन। आर क्या होता है, आर इन दिस इक्वेशन बी माइनस डी को बोला गया है इज द इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, मतलब बी और डी, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट को बोला है आर, एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर चूजन फॉर assessing impacts of any biotic or abiotic factor on population growth। तो इसको बोलते हैं आर, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। इसको ध्यान रखना है फॉर्मूला फिर से मैं बता देती हूँ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं तो बहुत ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी किसी भी ऑर्गेनिज्म की। रेड वाले ग्राफ में देख सकते हैं, डी एन माइनस डी टी इज इक्वल टू बी माइनस डी इंटू एन, बी माइनस डी इज आर। आर क्या है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन। ठीक है, अब एग्जाम्पल टाइप का दे रहे हैं कुछ। टू गिव यू सम आइडिया अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ आर वैल्यूज फॉर द नॉर्वे रैट, द आर इज 0.011, 0.015 एंड फॉर द फ्लोर बीटल इट इज 0.12। ठीक है, नॉर्वे रैट का आर इतना है और फ्लोर बीटल का 0.12 है।
इन 1981 द आर वैल्यू फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन कितना था 0.0205. फाइंड आउट व्हाट करंट वैल्यू ऑफ आर इज फॉर कैलकुलेटिंग इट यू नीड टू नो द बर्थ एंड डेथ रेट, है ना. आर क्या होता है, बी माइनस डी मीन्स बर्थ रेट माइनस डेथ रेट. तो बोले इंडिया की कैलकुलेट करो, उसके लिए आपको पता होना चाहिए ना बर्थ और डेथ रेट. द अबव इक्वेशन डिस्क्राइब्स एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिक ग्रोथ पैटर्न ऑफ ए पॉपुलेशन. ठीक है, ए में क्या दिया है, व्हेन रिस्पॉन्सेज आर नॉट लिमिटिंग द ग्रोथ प्लॉट इज एक्सपोनेंशियल. मतलब कि कोई भी रिसोर्स है कम नहीं है, अनलिमिटेड रिसोर्स में आराम से ग्रो करे एक्सपोनेंशियल मैनर में. एंड रिजल्ट है ना जे शेप्ड कर, ये जे फॉर्म में है. ठीक है, वी प्लॉट जे शेप्ड व्हेन वी प्लॉट एन इन रिलेशन टू टाइम. इफ यू आर फैमिलियर विद बेसिक कैलकुलस यू कैन डिराइव द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन. ये भी आपको ध्यान रखना है. एक और इक्वेशन दिया इन लोग ने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का, एन टी पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी इज इक्वल टू एन जीरो. एन जीरो क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम जीरो. ठीक है, टाइम टी यहाँ पे टाइम जीरो. आर हो गया इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज. ई हो गया द बेसिक ऑफ नेचुरल लॉग. आपने लॉग पढ़ा होगा अर्लियर क्लासेस में, तो उसका वैल्यू क्या था 2.718 ना. तो ये आपको ध्यान रखना, एन टी इज इक्वल टू एन जीरो ई टू द पावर आर एंड टी. ठीक है, तो ये ध्यान रखना है. एन टी क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम टी. एन जीरो है पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम जीरो. आर इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज और ई है बेस ऑफ लॉग. एनी स्पीशीज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली अंडर अनलिमिटेड रिसोर्स कंडीशंस कैन रीच इनॉर्मस पॉपुलेशन डेंसिटीज इन अ शॉर्ट टाइम. क्या बोल रहा है कि अगर हमको किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी स्पीशीज को अनलिमिटेड रिसोर्सेज मिल जाए, उनको बढ़िया से रिसोर्सेज मिल जाए, तो वो आराम से इनॉर्मस पॉपुलेशन डेंसिटीज इन अ शॉर्ट टाइम पहुंच जाते हैं. उनकी पॉपुलेशन ग्रो कर जाती है कम टाइम में. बस इतना बताना है इसमें, इतना समझना है. अब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के एग्जांपल्स क्या है, जैसे कि मॉस्किटोज होते हैं रेनी सीजन में, एकदम से बारिश हुई, उनकी ज्यादा मल्टीप्लीकेशन हो जाता है ना, कितने ज्यादा मॉस्किटोज हो जाते हैं. कोई भी इंसेक्ट, बहुत टाइप के इंसेक्ट हो जो रेनी सीजन में ही आते हैं, तो उनको बहुत ज्यादा पानी मिल गया तो उनकी एकदम से ग्रोथ बढ़ जाती है. फिर एकदम से रेनी सीजन कम हो तो उनकी ग्रोथ कम भी हो जाती है. ठीक है, यहाँ पे जाके देखिए. ठीक है, तो ये कम भी हो जाती है धीरे धीरे करके बाद में. तो ये सिर्फ सिचुएशनल है. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मतलब सिर्फ रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट है. जो एक दूसरा वाला लॉजिस्टिक ग्रोथ है वो इसके लिए वो थोड़ा बेटर है इससे. इसको पढ़ते हैं, इसको खत्म करते हैं. डेंसिटीज इन अ शॉर्ट टाइम. फिर क्या बोल रहे हैं, डार्विन शोड हाउ इवन अ स्लो ग्रोइंग एनिमल लाइक एलिफेंट कुड रीच एनॉर्मस नंबर्स इन द एब्सेंस ऑफ चेक्स. क्या बोल रहा है कि स्लो ग्रोइंग एनिमल को, एलिफेंट को तो ग्रो होने में बहुत टाइम लगता है, बट अगर चेकिंग नहीं करेंगे तो वो enormously grow कर सकता था. फॉलोइंग इज एन एनेक्डोट पॉपुलरली नैरेटेड टू डेमोन्स्ट्रेट ग्रामेटिकली हाउ फास्ट अ ह्यूज पॉपुलेशन कुड बिल्ड अप व्हेन ग्रोइंग एक्सपोनेंशियल. तो ये था एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व. ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व जे शेप्ड. आपको ध्यान रखना डी एन बाई टी इज इक्वल टू आर एन एंड टी इज इक्वल टू एन ई टू द पावर आर टी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं. नेक्स्ट है लॉजिस्टिक ग्रोथ. नो पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पीशीज इन नेचर हैज एट इट्स डिस्पोजल अनलिमिटेड रिसोर्सेज टू परमिट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. अब ये कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की ड्रॉबैक बता रहे हैं कि हर समय तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को जरूरी नहीं है कि आपको अनलिमिटेड रिसोर्सेज मिल ही जाए, है ना. तो ये लॉजिस्टिक ग्रोथ लिमिटेड रिसोर्सेज पे बेस्ड होता है. एल एल से याद रखिएगा, लॉजिस्टिक और लिमिटेड. ठीक है, एल एल लिमिटेड रिसोर्सेज. दिस लीड्स टू कॉम्पिटिशन बिटवीन इंडिविजुअल्स फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज. अगर लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे तो कॉम्पिटिशन हो जाएगा दो इंडिविजुअल्स के बीच में ना, दो या बहुत सारे जितने भी इंडिविजुअल्स रह रहे हैं उस एरिया में. इवेंचुअली द फिटेस्ट इंडिविजुअल विल सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस. तो जो फिट होगा, जो अच्छे से कर पाएगा, लड़ पाएगा उन लोगों से फूड के लिए या वाटर के लिए, जो भी रिसोर्सेज है वही सर्वाइव करेगा, उसी के ही रिप्रोडक्शन होएगा. The governments of many countries have also realized this fact and introduced various restraints with a view to limit human population growth. तो गवर्नमेंट वर्क कर रही है ह्यूमन पॉपुलेशन को लिमिट करने के लिए. In nature, a given habitat has enough resources to support a maximum possible number, beyond which no further growth is possible. तो क्या बोल रहे हैं कि गिवन हैबिटेट के पास काफी रिसोर्सेज रहते हैं, उसके बिना, उसके बियॉन्ड मतलब कि ग्रोथ पॉसिबल ही नहीं है. एक लिमिट आ जाती है जब वो ग्रो कर ही नहीं सकता, तो उस लिमिट को बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी फॉर दैट स्पीशीज एंड दैट हैबिटेट, जो के होता है. ये देखिए के, ये के है ना. तो ये वाला ग्राफ में एक टाइम तो ऐसा आएगा ना जब उसकी ग्रोथ थोड़ी लिमिट होने लगेगी, नहीं बढ़ेगा आगे, कभी तो ऐसा आएगा ही ना टाइम, तो उसको बोलते हैं के. और ये है स्टेशनरी फेज का. स्टेशनरी फेज तो ये है मीन्स लॉजिस्टिक ग्रोथ का ये कर्व है. इसमें 3 फेजेस है, लैग, लॉग और स्टेशनरी फेज. ठीक है, तो ये देखिए ये वाला जा रहा है एकदम से धीरे धीरे बढ़ रहा है लैग फेज.
फिर लॉग फेज आया ये वाला, और ये स्टेशनरी फेज है। ठीक है, तो ये लॉजिस्टिक ग्रोथ का कर्व है। यहाँ पे भी जाके देखिए बीच में तो कभी तो रुकेगा ना, तो ये जो लाइन है ना डैश डैश वाली, ये क्या होती है, कैरिंग कैपेसिटी। क्या होती है, A given habitat has enough resources to support a maximal possible number beyond which no further growth is possible। वो एक लिमिट है किसी भी स्पीशीज की कि वो उससे ज्यादा ग्रो नहीं कर सकता। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। अब देख लेते हैं एक बार लिमिटेड लैग फेज में क्या है, लेस रिसोर्सेज है, लेस ग्रोथ है। लैग फेज में धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेस ग्रोथ है, लेस रिसोर्सेज है। फिर लॉग फेज में एकदम से बढ़ने लगे, यहाँ पे देखिए एकदम से बढ़ने लग गया लॉग फेज में। रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ठीक है, रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। फिर स्टेशनरी फेज में क्या होगा, पॉपुलेशन कम होने लगेगी, डिक्रीज होने लगेगी, इसको बोलते हैं एसिम्प्टोट। A population growing in a habitat with limited resources show initially a lag phase। ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज में सबसे पहले lag phase आता है, फॉलोड बाय फेजेस ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब लॉग फेज, एंड डिसेलरेशन, डिसेलरेशन मतलब कि कम होने लगेगा, एंड फाइनली एंड एसिम्प्टोट। लास्ट में स्टेशनरी फेज को बोलते हैं एसिम्प्टोट। ठीक है, व्हेन द पॉपुलेशन डेंसिटी रीचेस द कैरिंग कैपेसिटी। अब जब जो है पॉपुलेशन डेंसिटी एक लिमिट पे पहुंच जाएगी, मतलब कि अ प्लॉट ऑफ एन इन रिलेशन टू टाइम टी रिजल्ट्स इन अ सिग्मॉइड कर्व। इसको बोलते हैं सिग्मॉइड कर्व, एस शेप्ड कर्व, और वो था जे शेप्ड कर्व। ठीक है, दिस टाइप ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज कॉल्ड एज वेरिएबल पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ एंड इज डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, dn/dt इज इक्वल्स टू rn। इसमें k माइनस एन बाई के है। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ का इक्वेशन है, और इसको बोलते हैं वर्लिस्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ। इस वाले इसको समझते हैं क्या क्या दिया है इसमें। dn/dt में क्या है, n क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी टाइम t, r तो वही हो गया इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, k हो गया कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, dn/dt इज इक्वल्स टू rn k माइनस एन बाई एन। ठीक है, k इज कैरिंग कैपेसिटी, n इज पॉपुलेशन का नंबर, और r इज b माइनस डी, जो हमने अभी पढ़ा था ना, इसमें r वही r है। ठीक है, ये हो गया। सिंस रिसोर्सेज फॉर ग्रोथ फॉर मोस्ट एनिमल पॉपुलेशंस आर फाइनाइट एंड बिकम लिमिटिंग सूनर और लेटर, द लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल इज कंसिडर्ड टू बी अ मोर रियलिस्टिक वन। ये कह रहे हैं कि हर किसी स्पीशीज को अनलिमिटेड रिसोर्सेज तो नहीं मिल सकते हैं, तो लिमिटेड तो रहेगा ही। लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल ज्यादा रियलिस्टिक है। ठीक है, ये वाला ज्यादा रियलिस्टिक है। अब करते हैं, होप दिस मच इज क्लियर। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट। ठीक है, तो मैं 2 ग्रोथ मॉडल्स कर रही हूँ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ। अब आते हैं लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन में। क्या बोल रहे हैं, पॉपुलेशंस इवॉल्व टू मैक्सिमाइज देयर रिप्रोडक्टिव फिटनेस, ऑल्सो कॉल्ड एज डार्विनियन फिटनेस, हाई आर वैल्यू। इसको आर से डिनोट करते हैं, डार्विनियन फिटनेस मतलब कि पॉपुलेशंस इवॉल्व करते हैं ताकि उनका अपना रिप्रोडक्शन कर सके, अपने ऑर्गेनिजम्स को और बढ़ा सके, ऑफस्प्रिंग्स को। उसको बोलते हैं डार्विनियन फिटनेस। नेचुरल सिलेक्शन का था ना, तो मतलब उनकी एबिलिटी, ऑर्गेनिजम्स एबिलिटी टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इन इट्स एनवायरमेंट, तभी तो उनका पॉपुलेशन बढ़ेगा। ठीक है, जो फिट होगा उसका पॉपुलेशन बढ़ेगा। इन द हैबिटेट इन विच दे लिव अंडर अ पर्टिकुलर सेट ऑफ सिलेक्शन प्रेशर्स, ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व टुवर्ड्स द मोस्ट एफिशिएंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी। ठीक है, सम ऑर्गेनिजम्स ब्रीड ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम। सबका अलग अलग रहता है ना ब्रीडिंग, रिप्रोडक्शन। तो कुछ लोग एक लाइफ में एक ही बार ब्रीड करते हैं, जैसे कि पैसिफिक सैल्मन, फिश, बैम्बू, ये सारे। वाइल अदर्स ब्रीड मेनी टाइम्स ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम, जैसे कि बर्ड्स और मैमल्स। ठीक है, ब्रीडिंग करके, रिप्रोडक्शन करके ऑफस्प्रिंग्स बनाते हैं। सम प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज्ड ऑफस्प्रिंग्स, जैसे कि ऑयस्टर्स एंड पेलेजिक फिशेस हैं, स्मॉल साइज्ड ऑफस्प्रिंग्स बनाते हैं और बहुत बार रिप्रोड्यूस करते हैं। लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज्ड ऑफस्प्रिंग्स, ज्यादा रहते हैं इनके बच्चे। while others produce a small number of large sized offsprings, birds and mammals। जैसे mammals मतलब human beings, तो ठीक है, लार्ज साइज ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, स्मॉल नंबर में रहते हैं। ठीक है, सो विच इज डिजायरेबल फॉर मैक्सिमाइजिंग फिटनेस। Ecologists suggest that life history traits of organisms have evolved in relation to the constraints imposed by the abiotic and biotic components of the habitat in which they live। So ये सारी चीजें जो भी इनका है उससे रिलेशन, इकोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं, जो लाइफ हिस्ट्री ट्रेट्स हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की, तो वो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स पे भी डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, कनेक्शन रखते हैं। एवोल्यूशन ऑफ लाइफ हिस्ट्री ट्रेट्स एंड डिफरेंट स्पीशीज इज करेंटली एन इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ रिसर्च बीइंग कंडक्टेड बाय इकोलॉजिस्ट। तो इस चीज में रिसर्च चल रही है। बस इसमें आपको थोड़ा सा इतना ही समझना है कि सबके अलग अलग ब्रीडिंग रहता है, सबका अलग अलग रिप्रोडक्शन रहता है। कोई वंस इन अ लाइफ टाइम करता है, कोई जल्दी जल्दी करता है, किसी के बहुत स्मॉल साइज ऑफ स्प्रिंग्स हैं, किसी के लार्ज ऑफ स्प्रिंग्स हैं बट नंबर कम है। ठीक है, सो
we will finish this part 1 in this video. Next हम पढ़ेंगे population interactions in the next video. Please comment and share. Hope you have understood. आपको समझ में आया नहीं आया, जो भी आपके views हैं please comment so that I can understand you guys are understanding or not. See you in the next video part 2. Thank you so much guys. Have a great day. Please like and subscribe to my channel Neat Biology Zone. Bye. Take care.